हेलो बच्चों, विद्या वाहिनी चैनल में आप सबका स्वागत। मैं संजीवनी शिंदे आज आपके सामने लेकर आई हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक सुलभ भारती से पाठ क्रमांक 8। पाठ का नाम है जन्मदिन और पाठ के लेखक है प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव। इनके बारे में पहले हम जानकारी देखेंगे। लेखक का जन्म 11 मार्च 1929 जौनपुर खरौना में हुआ है। उनकी रचनाएं हैं विविध बाल कहानियाँ, बाल नाटक, लेख, रूपक आदि। इनका परिचय है। आप पिछले 6 दशकों से साहित्य सृजन में संलग्न हैं। प्रस्तुत कहानी में पानी के महत्व को बताकर उसकी बचत की ओर ध्यान आकर्षित किया है। देखो बच्चों, तो इस प्रकार लेखक की जानकारी है। हम पाठ की शुरुआत करेंगे। उसके पहले पाठ में ही दिया गया है कि मैं कौन हूँ। जैसे कि नीचे 5 वाक्य दिए हैं, तो वाक्य के भेद से कौन सा वाक्य वह है वो बताना है। तो देखो बच्चों, पहला वाक्य है बगीचे के फल फूल तोड़ना मना है। यह है सूचना वाक्य। दूसरा वाक्य है जैसे फल सब्जी लेकर घर जाओ। जैसे यानी निर्देश किया है, तो यह है निर्देशात्मक वाक्य। तीसरा वाक्य चंदा मामा बाल पत्रिका पढ़ो। पढ़ो पढ़ो यानी आदेश दिया है, तो वह आदेशात्मक वाक्य है। चौथा है अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, तो वह अनुरोध वाक्य है। और 5वां वाक्य है बच्चों ने कहा कृपया हमें अंतरिक्ष के बारे में बताएं, तो यह है वाक्य में विनती वाक्य की वह विनती कर रहे हैं। तो इस प्रकार वाक्य के भेद होते हैं। वाक्य विराम चिन्ह सहित पढ़ो और समझो। तो देखो, हम विराम चिन्ह सहित उस प्रकार पढ़े तो ही उस प्रकार का अर्थ निकल आता है। तो देखेंगे बच्चों, अब हम पाठ की शुरुआत करेंगे। देखो बच्चों, इस जन्मदिन पाठ में एक लड़का है। उस लड़के के जीवन पर यह पाठ है। ऐसे ही आप अभी जो वीडियो सुन रहे हो उसमें से कई बच्चों के जीवन में इस प्रकार की घटना घटी हो, अथवा बर्ताव व्यवहार करने का तरीका इस प्रकार का हो। इस पाठ का जो लड़का है वह है देखो, हम पाठ पढ़ने की शुरुआत करेंगे। पहले गर्मी पड़ने लगी थी, धीरे धीरे उसके तेवर तीखे हो चले। यानी गर्मी के तेवर तीखे हो चले, यानी गर्मी जो ज़्यादा बढ़ने लगी। सूरज आग बरसने लगा, मगर इन सब से बेखबर बबलू अपने ही मस्ती में था। लेकिन बबलू को इसका कुछ पड़ा ही नहीं था, वह अपनी ही मस्ती में था। तो देखो, इस पाठ का लेखक है बबलू। बबलू की तरह कई बच्चे तुम व्यवहार करते होंगे, लेकिन इस पाठ में के अंत में बबलू बदल जाता है। तो ये पाठ पढ़कर आपको भी अपना अपना व्यवहार बदलना है। तो बबलू का व्यवहार कैसा था वो हम देखेंगे। देखो, बबलू अपनी भी मस्ती में मस्त था। तो क्या करता था वह, उसे बाथरूम में घुसे आधा घंटा हो चुका था। शावर के नीचे उसकी धमा चौकड़ी मची हुई थी। कभी तो वह शावर के साथ नल की टोंटी भी खोल देता। यानी वह बाथरूम में गया है, आधा घंटा हो गया है, उसने शावर शुरू किया है और उसके नीचे वह धमा चौकड़ी मची हुई है। धमा चौकड़ी मचना यानी धूम मचाना। वह धूम मचाता रहता है, मस्त मजा करता रहता था पानी के नीचे। कभी कभी शावर के साथ नल की टोंटी भी वह खोल देता था। इस प्रकार का यानी पानी का वह ज़्यादा अपव्यय करता था, जो चित्र में दिखाई दे रहा है। देखो, पानी शरीर के ऊपर कितना भी डाले वो तो बहकर ही जाएगा। तो शरीर को साफ करने के लिए जितना पानी लगता है उतना ही उपयोग करना हमारा कर्तव्य है। अंत में देखो, माता पिता घर पर है तो उनसे यह सहा नहीं जाता, तो माँ चिल्लाने
लगती हैं। अंत में माँ को ही चिल्लाना पड़ा, बबलू क्यों इस तरह पानी बर्बाद कर रहे हो? माँ, मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस नहा रहा हूँ। इस गर्मी में मेरा तन तो करता है कि घंटों नहाता रहूं, बबलू बोला। यानी माँ जब बाहर से चिल्लाती है कि अरे बबलू कितनी देर से ऐसा क्या कर रहा है, ऐसा पानी क्यों बर्बाद कर रहा है, तो वो कहता है मैं तो पानी बर्बाद नहीं कर रहा हूँ। इतनी तपती गर्मी होने के कारण मुझे लगता है कि मैं हमेशा पानी के नीचे रहूँगा और पानी अपने शरीर के ऊपर लेता रहूँगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ऐसा वह बोल देता है। तो लेखक कहते हैं कि बबलू के माता पिता इसकी इस आदत से बहुत परेशान हो गए थे। बबलू की इस आदत से उसके माता पिता दोनों परेशान थे। वह मंजन करते समय देर तक पानी बहाता रहता और ज़्यादातर लोग बेसिन के सामने खड़े रहकर दंत मंजन लगाते हैं, तो मंजन लगाते वक्त भी टोंटी को खोल देते हैं और वह करना बहुत बुरा है, जो चित्र में दिखाई दे रहा है। देखो आपकी पाठ्य पुस्तक में भी वह यह चित्र है कि टोंटी खुली रखकर ब्रश करना, यह बुरी आदत है। आगे जाकर उसकी और क्या बुरी आदतें हैं वह भी बता रहे हैं। स्कूल में भी उसे अपनी इस आदत के कारण डांट खानी पड़ती है। वह वहाँ के नल की टोंटी भी अक्सर खुली छोड़ देता है। यानी वह जब स्कूल में जाता है, पाठशाला में जाता है, तो वहाँ भी पानी की टंकी के पास गया तो टंकी की टोंटी जो है वो खुली छोड़ देता है। वो उसकी बुरी आदत है और उसे पाठशाला में भी बहुत डांट खानी पड़ती है। एक पानी की बात नहीं, यानी सिर्फ पानी के बारे में इसका व्यवहार ऐसा नहीं है, तो और कौन सी बातों में? बिजली के साथ भी यही होता। वह कमरे में न हो तब भी पंखा खुला रहता है, खुला यानी शुरू ही रहता है। कभी कूलर वो बंद नहीं करता, यानी कूलर बंद करना भूल जाता है, जैसे चित्र में दिखाई दे रहा है। देखो वो पढ़ाई के लिए बैठा है, जो उसने बिजली शुरू की है, बत्ती लगाई है और सो गया है, लेकिन बिजली तो जल रही है। इस प्रकार बिजली के बारे में भी उसका व्यवहार इसी प्रकार का था। कभी वह पढ़ते पढ़ते सो जाता, तब भी बल्ब जलता रहता, माँ को ही बुझाना पड़ता। पानी हो या बिजली, यानी कि ऊर्जा दोनों का भंडार सीमित है। यानी बिजली का भी भंडार सीमित है और पानी का भी भंडार सीमित है, और हमारे हर नागरिक का कर्तव्य है कि पानी को और बिजली को बचाए, क्योंकि दुनिया में कई लोग ऐसे हैं कि जिनको पानी के बिना तरसना पड़ता है। नहाने के लिए बात छोड़ो, उनको पीने के लिए भी पानी नहीं मिलता है। और अगर हमारे घर में नल में पानी आ रहा है तो उसे इस प्रकार बुरी तरह बहा देना हमारा कर्तव्य नहीं है। दुनिया के सभी लोग ऐसा करने लगे तो क्या होगा, यानी यह सोचने लायक बात है। नहाना वहाना तो दूर, लोग एक घूंट पानी के लिए भी तरसेंगे। इसलिए हमें अपना व्यवहार बदलना चाहिए। लेकिन यह बात बबलू की समझ में बिल्कुल नहीं आती। यानी लेखक कहते हैं कि इस प्रकार की बात उसके दिमाग में ही नहीं चली जाती, तो क्या करेंगे? माँ और पापा दोनों ही उसमें सुधार लाना चाहते थे, पर उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। दोनों को भी लगता है कि बेटे का यह व्यवहार बहुत बुरा है, गलत है, उसे सुधारना चाहिए, लेकिन बहुत समझा कर भी वह नहीं समझ पा रहा है। अब उन्हें लगता है कि किस प्रकार उन्हें समझाएंगे हम, उनको यह डर लगता है। उस दिन अब एक दिन क्या हुआ, शीला मौसी के घर जाना पड़ा है। शीला मौसी की बेटी पूजा है, उसका जन्मदिन था। उन्होंने सबको खाने पर बुलाया था। शाम को सब उनके यहाँ पहुँच गए, पर बबलू को वहाँ पसरा सन्नाटा देख बड़ा आश्चर्य हुआ। यानी बहुत सारे बच्चे वहाँ शीला मौसी के घर आए हैं पूजा की जन्मदिन के लिए, जन्मदिन यानी बर्थडे, जन्मदिन के लिए आए हैं। और तब बबलू भी वहाँ पहुँचता है, लेकिन वहाँ सन्नाटा था। सन्नाटा यानी शांतता भरी हुई थी। वह शांतता बबलू को अच्छी नहीं लगती है। वह सोचता है कि इतनी शांतता और जन्मदिन की पार्टी में। वह
मेज पर भोजन लगा होता है। वह जाने के बाद देखता है मेज पर भोजन लगा हुआ है, गुब्बारे और रंगीन झालर भी सजे हुए थे, यानी वहाँ साज सज्जा भी बहुत अच्छे से की थी, पर कमरे में बिजली की रोशनी नहीं थी। इसके लिए जगह जगह पर मोमबत्तियां लगाई हुई होंगी। कूलर और पंखा भी नहीं चल रहे थे। बिजली न होने के कारण कूलर भी शुरू नहीं था, पंखा और पंखे भी बंद थे। केवल दो एक मोमबत्तियों को धीमी प्रकाश में फैला हुआ था, यानी एक दो मोमबत्तियां लगाई थी, उसका धीमा प्रकाश फैला हुआ था। सब गर्मी से परेशान नजर आ रहे थे और सब गर्मी से परेशान नजर आ रहे थे। बबलू आ जाने के बाद वह भी परेशान हो गया होगा, यानी दिखाई दे रहा है कि जन्मदिन की पार्टी की साज सज्जा। अब क्या होता है देखो, शीला मौसी बता देती है कि क्या कारण है कि सब सन्नाटे में है, बिजली नहीं है। उसका कारण शीला मौसी बता देती है। वो क्या बताती है? शीला मौसी ने बताया, गर्मी बढ़ जाने से बाहर तमाम जगहों पर बिजली का भार बढ़ गया, इसलिए कंपनी ने अपने यहाँ भी आज से कटौती शुरू कर दी है। आज कॉलोनी के इस ब्लॉक में कटौती हुई है, फिर बारी बारी दूसरे ब्लॉकों में कटौती करेंगे। इससे क्या, हम पूजा का जन्मदिन तो हंसी खुशी से मनाएंगे ही ना। यानी शीला मौसी बता देती है कि बाहर बिजली का बहुत ज़्यादा भार बढ़ रहा है, यानी बिजली का ज़्यादा उपयोग हो रहा है, तो बिजली को कहीं तो संभाल रखने के लिए बिजली की कटौती की गई है। और इस बार इन्हीं ब्लॉक में बिजली की कटौती है। बारी बारी अगले दूसरे दिन और कई ब्लॉक में चौथे दिन, इस प्रकार बारी बारी से बिजली की कटौती होगी। लेकिन शीला मौसी आगे जाकर यह भी पूछती है कि इतना सारा होते हुए भी हम पूजा का जन्मदिन कैसे नहीं मना सकते, हमें तो पूजा का जन्मदिन मनाना ही पड़ेगा, और इसलिए हमने जन्मदिन खुशी खुशी मनाने की सोची है। फिर पूजा की माँ ने आरती उतारी और मिठाइयाँ बांटी। फिर जन्मदिन में आरती उतारी जाती है, वह काम हो जाता है। उसके बाद बच्चों को मिठाई बांटी जाती है। हैप्पी बर्थडे के बोल सभी के मुंह से निकल पड़े। सब बच्चे जोर से चिल्लाकर हैप्पी बर्थडे बोल देते हैं। धमा चौकड़ी के बीच बच्चों ने गुब्बारे फोड़े। ने मजा मजा में धूम मचाने के सिलसिले में वह धमा चौकड़ी बच्चे गुब्बारे भी फोड़ देते हैं। सभी गुब्बारे और टाफिया पर टूट पड़े, यानी गुब्बारे फोड़ने के लिए टाफिया मिलाने के लिए वह टूट पड़ते हैं। कुछ देर के लिए सब गर्मी की परेशानी भूल गए और कुछ देर के लिए बच्चे पंखा शुरू नहीं है, गर्मी हो रही, भूल जाकर मस्त मौजा करते हैं। लेकिन वो जितने हलचल करते हैं उतनी उनमें गर्मी बढ़ती है, वो पसीना पसीना हो जाते हैं। कुछ देर बाद शीला मौसी बोली, अच्छा बच्चों, अब धमा चौकड़ी बंद करो, यानी मौज मस्ती बंद करो, सबका खाना लग गया है, आओ जल्दी करो। यानी शीला मौसी सब बच्चों को खाने के लिए आमंत्रित कर दिए। सब खाने की मेज पर पहुंच गए, लेकिन सब अस्वस्थ है। उसमें बबलू ज़्यादा ही अस्वस्थ है। इस बीच बबलू को बहुत जोरों से प्यास लग गई। उसको बहुत प्यास लगती है, मगर शायद पानी न होने से सभी के गिलास आधे ही भरे हुए थे। पानी ज़्यादा नहीं था, तो सभी के गिलास में आधा आधा गिलास पानी दिया हुआ था। बबलू एक ही घूंट में आधा गिलास पानी गटक जाता है, और इतना होने के बाद भी बबलू की प्यास बुझती ही नहीं है, तो वह बहुत ही अस्वस्थ हो जाता है। फिर वह खाने में जुट गया। फिर वह कोशिश करता है, सबके साथ खाने में जुट जाता है, खाने की कोशिश करता है। 2-4 कौर भीतर जाते ही उसकी प्यास और भड़क उठी। उसको पहले से ही प्यास लगी थी, 2-4 कौर खा लेता है खाने के, तो उसकी प्यास और भड़क उठती है। वह प्यास से बेचैन हो उठा। गर्मी अलग परेशान कर रही थी। वो पानी पानी चिल्लाने लगा, लेकिन पानी का जग खाली पड़ा था।
यानी वो इतना अस्वस्थ हो गया गर्मी के कारण और प्यास के कारण। वो पानी पानी चिल्लाने लगता है, लेकिन पानी के जग में पानी ही नहीं था। शीला मौसी मुंह बनाकर बोली, क्या बताओ बेटे, इस ब्लॉक की पानी की टंकी की सफाई हो रही है, यानी इस ब्लॉक के ऊपर जो टंकी होती है उसकी सफाई हो रही है, इसके लिए पानी भी ज़्यादा नहीं है। यह शीला मौसी बबलू को बता देती है। कोई बात नहीं बच्चों, अच्छा बुरा तो होता ही रहता है, तुम लोग खाना खाओ, अड़ोस पड़ोस में देखते हैं कहीं ना कहीं से पानी तो मिल ही जाएगा। यानी शीला मौसी कहती है, बच्चों तुम ठीक से खाना खाओ, तब तक अड़ोस पड़ोस में मैं थोड़ा इधर उधर देख कर आती हूँ, कहीं ना कहीं से तो पानी का इंतज़ाम हो जाएगा, आपको पानी मिल जाएगा, तब तक खा लो। लेकिन इस आश्वासन से बबलू को कोई राहत नहीं मिली, यानी उसको कोई ठीक नहीं लगा। प्यास से उसका गला सूखा जा रहा था, खाने का एक और भी गले से नीचे नहीं उतर रहा था। वह प्यास से छटपटाने लगा। आज पहली बार प्यास का अनुभव करने से तो उसे पानी मिलने वाला नहीं था, यानी प्यास का अनुभव करने से पानी नहीं मिल रहा था। ऐसे तो हमने देखा है कि प्यास बुझाने के लिए नहीं, अपने शरीर को ठंडा करने के लिए वो कितना पानी बहाता था, शावर के नीचे खड़ा रहता था, और आज उसका गला इतना सूखा है लेकिन उसे पानी नहीं मिल रहा है। जैसे आज पानी को तो बबलू से अपनी बर्बादी का जी भर कर बदला जो लेना था, यानी उसे लगता है कि मैं जो हर दिन बर्बाद करता था पानी को, तो पानी आज मुझसे बदला ले रहा है, वो मेरी प्यास नहीं बुझा रहा है। अब तो बबलू क्या तमाम बच्चों का धैर्य जवाब देने लगा था। अब बबलू के सिवा बाकी सब बच्चे भी धैर्य खो बैठ रहे थे, उनको प्यास लगी थी और वो अस्वस्थ हो रहे थे। तभी एक चमत्कार हो गया। अचानक बिजली आ गई, कूलर पंखे चलने लगे, कमरा बिजली की रोशनी से जगमगा उठा, सभी बच्चे खुशी से चिल्ला उठे। और अचानक बिजली आ गई, बिजली आते ही कूलर चलने लगा, पंखे चलने लगे और कमरे में रोशनी फैल गई, जगमगा उठा कमरा। तो सब बच्चे खुश हो जाते हैं और खुशी से चिल्ला उठते हैं। तो देखो बच्चों, कुछ पल के लिए पानी नहीं है, कुछ पल के लिए बिजली नहीं है, तो हमारा जीना हराम हो जाता है। और इसलिए के लिए जब बिजली या पानी हो तो इसका इस्तेमाल भी हमें बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। मगर बिजली आने भर से तो प्यास बुझने वाली नहीं थी। अंकल को भी अचानक कुछ याद हो आया। वे खुशी से बोल उठे, अरे बच्चों, मैं तो भूल ही गया था कि बड़े वाले पीपे के कूलर में पानी भरा हुआ है। और अंकल बताते थे, अरे हम भूल गए थे, कूलर का जो बड़ा पीपा है उसमें पानी भरा हुआ है, मैं अभी तुरंत आपको पानी देता हूँ। का मतलब बबलू कहता है कि बिजली आने से प्यास बुझने वाली नहीं थी, उसके लिए तो पानी की ज़रूरत थी, और वह पानी की ज़रूरत अब वह अंकल पूरे करने वाले हैं। अगले ही पल में वहाँ का दृश्य बदल गया, क्योंकि पानी भी आ गया ठंडा पीने के लिए, बिजली भी आ गई, पंखा शुरू हो गया, तो सब वातावरण बदल गया। कूलर भी चलने लगा तो ठंडी ठंडी हवा आने लगी, कमरा ठंडी हवा से भर उठा। बच्चे बड़े बड़े सब ठंडे पानी के साथ चटपटे भोजन का स्वाद लेने लगे, यानी ठंडे ठंडे पानी के साथ अपनी प्यास बुझाते बुझाते अच्छा स्वाद वाला खाना खाने लगे। बबलू को तो बाछे खिल उठी, बबलू की तो बाछे खिल उठी। बाछे खिल उठी का मतलब होता है कि अत्यधिक खुश होना। वो तो बहुत खुश हो गया कि उसकी प्यास बुझ गई, वो बहुत तरसा था। चलने से पहले शीला मौसी और माँ एक दूसरे को देख कुछ मुस्कुराए, यानी दोनों ने एक दूसरे को इशारा किया, क्योंकि उन दोनों में कुछ तो तय हुआ था। इस मुस्कुराहट के पीछे छिपा रहस्य बबलू नहीं समझ पाया। घर पहुंचने पर माँ को बबलू किसी सोच में डूबा दिखाई पड़ा। जब वो घर पर आते हैं तो माँ देखती है कि जब से वो वहाँ से निकला है तब से वह किसी विचार में डूबा हुआ है। बबलू कुछ नहीं बोला। शीला के यहाँ जो घटना हुई वह अब भी उसकी आंखों के आगे घूम रही थी। अपने आंगन की गौरैया की प्यास से खुली चोंच
और तब उसे लगता है आंगन में जो गौरैया चिड़िया जो थी उसकी चोंच प्यास के कारण खुली रहती थी, वो उसको याद आती है, क्योंकि थोड़ी देर पहले प्यास के कारण कितना व्याकुल हुआ था बबलू। तब उसे गौरैया का दुख समझ में आता है। बाहर सड़क की नाली में जीभ निकाले हांफता हुआ टॉमी, यानी सड़क के किनारे हांफता हुआ टॉमी उनका कुत्ता, उसकी याद आती है। शीला मौसी के यहाँ प्यास से सूखता उसका गला, पंखा कूलर जरा देर के लिए बंद हो रहने पर बहता पसीना, बहुत कुछ नहीं, अब वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। और यह सब सहकर उसे लग रहा था कि आज तक मैं कितना गलत था, सबको यह सब चीज़ें नहीं मिल रही थी तो मैं उसकी बर्बादी कैसे कर रहा था, और इसके आज के बाद ऐसा नहीं होगा। और वह तुरंत मन में कुछ सोचता है और अपनी माँ से बात करता है, माँ कल से मुझे आंगन में किसी बर्तन में पानी भर कर रखना है। किसके लिए? चिड़िया के लिए। माँ हंसकर बोली, तेरे कारण पानी बर्बाद होने से बचे तब न रखे। तो माँ कहती है, तू तो हर दिन पानी बर्बाद करता रहता है, तूने पानी बर्बाद किया तो आंगन में हम कहाँ से पानी रखेंगे। तो बबलू शर्मिंदा हो जाता है और कहता है, माँ अब पानी की एक बूंद भी बर्बाद नहीं होगी। और बबलू अपनी माँ को आश्वस्त कर देता है, आत्मविश्वास भर कर बोलता है कि आज के बाद पानी की एक भी बूंद बर्बाद नहीं होगी, मैं बर्बाद नहीं करूँगा। मगर बबलू कभी यह नहीं जान पाया कि शीला मौसी के यहाँ जन्मदिन की पार्टी में जो कुछ हुआ वह एक नाटक मात्र था, उसे सबक सिखाने के लिए। यानी यह सब हुआ, लेकिन यह सब शीला मौसी के घर जो भी हुआ था वह शीला मौसी और बबलू की माँ इन दोनों ने मिलकर एक नाटक खेला था। लेकिन यह नाटक था, यह बबलू को कभी भी पता नहीं चला। लेकिन इस घटना से बबलू के व्यवहार में बदलाव हो गया। माँ ने चलने से पहले शीला मौसी को फोन पर बबलू की इस आदत के बारे में बता दिया था। शीला मौसी ने भी कुछ करने का भरोसा दिया था। उन्होंने यही नाटक किया जो पूरी तरह कामयाब रहा, कामयाब यानी सफल रहा। तो शीला मौसी कहती है कि बबलू को बहुत जल्दी हमें बदलना पड़ेगा, लेकिन बदलने के लिए जरूर मैं कुछ करूँगी। और उन्होंने यह नाटक खेला और वो नाटक कामयाब हुआ, सफल रहा। अब तो बबलू खुद भी अपने दोस्तों को समझाता है कि पानी और बिजली अनमोल है, अनमोल यानी बहुत कीमती है, उस कीमती चीज़ की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार वह खुद बदला और अपने दोस्तों को भी बदलने की कोशिश कर रहा था। इन्हें भविष्य के लिए बचा कर रखो, वो कहता है कि इन्हें भविष्य के लिए बचा कर रखो। इस प्रकार बच्चों यहाँ यह पाठ समाप्त हुआ। देखो बच्चों, अगर कोई बबलू जैसा है तो उसे भी अपने व्यवहार में बदलाव करना चाहिए। इस प्रकार का व्यवहार करते हुए रहना ठीक नहीं है। बिजली पानी की बचत करना हर एक का कर्तव्य है। हम आगे देखेंगे पाठ में। पहले शब्द वाटिका जो आपकी पाठ्यपुस्तक में ही पेज नंबर 22 पर है। नए शब्द है बर्बाद, नाश, भंडार, खजाना, सन्नाटा, गहन शांति, तमाम, सभी, भरोसा, विश्वास, कामयाब, सफल। मुहावरा है धमा चौकड़ी मचाना यानी धूम मचाना। इसके साथ ही कुछ पाठ के अतिरिक्त यानी पाठ्यपुस्तक में जो शब्द दिए उससे भी कुछ अलग शब्द यहाँ शब्दार्थ है। सीमित, सीमाबद्ध, तमाम, सभी, मुहावरे और उनका अर्थ और वाक्य दिया है। एक मुहावरा यहाँ है धमा चौकड़ी मचाना यानी धूम मचाना। इसका वाक्य है बच्चे इकट्ठा होते ही धमा चौकड़ी मचाते हैं। और दो मुहावरे यहाँ मुझे मिले हैं इस पाठ में जिसका अर्थ और वाक्य में दे रही हूँ। बाछे खिल उठना यानी अत्यधिक खुश होना। वाक्य है राम की सफलता देखकर माता पिता की बाछे खिल उठी। सबक सिखाना, अनुभव देना। वाक्य है मस्त मौले रमेश को उसके मित्रों ने अपने अच्छे व्यवहार से सबक सिखाया। यह हो गए मुहावरे और उनके वाक्य। अब देखेंगे भाषा की ओर।
भाषा की ओर यहाँ दिया है शब्द युग्म की जोड़ियाँ मिलानी है। यहाँ दिया है अड़ोस बारी अच्छा नहाना हंसी, और दूसरे में दिया है वहाना खुशी बारी पड़ोस बुरा। तो अड़ोस का शब्द युग्म होगा पड़ोस, अच्छा बुरा, नहीं बारी बारी, अच्छा बुरा, नहाना वहाना, हंसी खुशी। इस प्रकार जो उत्तर के शब्द दिए हैं उनको जोड़कर शब्द युग्म बनाना है आपको, आपकी नोटबुक में लिख कर रखो। वैसे अगला प्रश्न है 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखो। उसमें दिए हैं 4 प्रश्न, उनके एक एक के उत्तर हम देखेंगे। पहला प्रश्न है बबलू की आदत से कौन परेशान थे? उत्तर है पानी का उपयोग जरूरत से ज़्यादा मात्रा में करने की बबलू की आदत से बबलू के माता पिता बहुत ही परेशान थे। दूसरा प्रश्न है शीला मौसी ने बिजली की कटौती का क्या कारण बताया? उत्तर है गर्मी बढ़ जाने से बाहर तमाम जगह पर बिजली का भार बढ़ गया है, इसलिए कंपनी ने अपने यहाँ की आज से बिजली की कटौती शुरू कर दी है। यह कारण शीला मौसी ने बिजली की कटौती का बताया। तीसरा प्रश्न है प्यास के कारण बबलू की स्थिति कैसे बनी थी? उत्तर है प्यास के कारण बबलू की स्थिति ऐसी हो गई थी कि बबलू बच्चों के साथ खाने के मेज पर पहुंचा, पर उसे जोरों की प्यास लगी थी। गिलास में पानी आधा ही भरा था, वह उसे एक ही घूंट में गटक जाता है, फिर खाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी प्यास और भड़क उठती है। बबलू प्यास से बेचैन होता है। चौथा प्रश्न है बबलू ने किस बात को कभी नहीं जाना? बबलू कभी यह नहीं जान पाया कि शीला मौसी के यहाँ जन्मदिन की पार्टी में जो कुछ हुआ वह एक नाटक मात्र था। उसे सबक सिखाने के लिए यह सब माँ और शीला मौसी ने मिलकर किया था। यह प्रश्नोत्तर हो गए बच्चों। अब हम देखेंगे विचार मंथन। सौर ऊर्जा अक्षय ऊर्जा, इसके बारे में भी मैं जानकारी दे रही हूँ। सौर ऊर्जा यानी सूर्य से मिलने वाली शक्ति। सौर ऊर्जा का उपयोग आमतौर पर सौर जल हीटर और घर को गर्म करने के लिए किया जाता है। सौर ऊर्जा से निकलने वाली गर्मी से रसायन, भोजन और पशुधन भवन का उत्पादन संभव है। खाना पकाने और इलेक्ट्रिकल उपकरणों के लिए बिजली का स्रोत प्रदान करने का काम भी सौर ऊर्जा का उपयोग करके किया जा सकता है। दूसरा है अगर, यहाँ दिया है जरा सोचो और कार्टून बनाओ। यहाँ मैंने उसकी जानकारी दी है। यदि पानी की टोंटी बोलने लगी तो वह क्या क्या बोल सकती है, इसके बारे में मैं जानकारी दे दूंगी आपको। देखो बच्चों, अगर पानी की टोंटी बोलने लगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा, घर साफ सुथरा रहेगा, क्योंकि जब भी हम घर से बाहर से आए टोंटी हमें याद दिलाएगी कि अपना हाथ पैर धो लो। अब जब हमें समय है तो हम जाकर अपना समय उसके साथ बातचीत करने के लिए बिता सकते हैं। अगर टंकी का पानी खत्म होने आया है तो भी वह हमें आवाज़ देकर बता सकती है। और क्या हो सकता है, टोंटी हमेशा खुली या आधी खुली छोड़ने वाले लोगों को वह आवाज़ देकर बता सकती है कि आओ इधर देखो, मुझे ठीक से बंद कर दो। तो टोंटी बोलने लगे तो पानी का अपव्यय कम हो जाएगा, पानी की बचत हो जाएगी। टोंटी का बोलना हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। आगे देखेंगे हम स्वयं अध्ययन। मातृभाषा से 10 शब्द एवं 2 वाक्यों को हिंदी अनुवाद करो। तो मैंने यहाँ मराठी शब्द दिए हैं मातृभाषा के और उसका हिंदी अनुवाद करके दिया है। मराठी शब्द है
वर्ग, शिक्षक, शाळा, फळा, कार्यालय। उसके हिंदी शब्द वर्ग, कक्षा, शिक्षक, अध्यापक, शाळा, पाठशाला, फळा, फलक, कार्यालय, दफ्तर। और शब्द है मराठी आई, स्वयंपाकघर, टेबल, खुर्ची, लेखनी। हिंदी शब्द आई, माँ, स्वयंपाकघर, रसोईघर, टेबल, मेज, खुर्ची, कुर्सी, लेखनी, कलम। अब हम देखेंगे पहले मराठी वाक्य और उसका अनुवाद किया हुआ हिंदी वाक्य। मराठी वाक्य है मुलांनी नेहमी खरे बोलावे। हिंदी वाक्य है बच्चों को हमेशा सत्य बोलना चाहिए। मुलांनी जास्तीत जास्त मैदानी खेळ खेळावेत। बच्चों ने ज़्यादातर मैदानी खेल खेलने चाहिए। मुलांनी मोठ्यांचा आदर करावा। बच्चों को बड़े लोगों का आदर करना चाहिए। मुलांनी जेवणासोबत फळे पण खावीत। बच्चों को खाने के साथ फल भी खाने चाहिए। ये हो गए अनुवाद वाली बात। बताओ तो सही, तुम अपनी छोटी बहन, छोटे भाई के लिए क्या करते हो? इसके बारे में जानकारी आपको देनी है कि आप अपने छोटे भाई बहन के साथ किस प्रकार व्यवहार करते हो। अगला है सुनना है, वह भी आपको सुनना है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकती। ध्वनिफीत सीढ़ी पर कोई लोकगीत सुनो। ये दोनों कार्य आपको करने हैं। अगला है सदैव ध्यान में रखो, प्राकृतिक संपदाओं की बचत करना आवश्यक है। क्यों, उसके बारे में मैं बता रही हूँ। यहाँ प्राकृतिक संपदा दी है, देखो यहाँ दिया है निम्नलिखित, आपकी पाठ्यपुस्तक के पेज नंबर 22 पर अध्ययन कौशल्य में है। निम्नलिखित चित्रों के नाम बताओ और जानकारी लिखो। तो उनके नाम और जानकारी मैंने आगे दी है और वो किस क्रम से दी है, इसके लिए यहाँ क्रम दिए 1 2 3 4 5। तो 1 नंबर पर क्या है, 2 नंबर पर क्या है, वो आगे की स्लाइड में है, तो वो ध्यान से देखो। तालाब, तालाब में बरसात का पानी इकट्ठा किया जाता है। इस पानी का उपयोग घरेलू और खेती के काम में किया जाता है। तालाब से पानी सिंचाई हो सकती है। गांव में तालाब से पानी पीने के पानी दिया जाता है। तालाब में जलचर प्राणी भी रहते हैं, यानी पानी में रहने वाले जो प्राणी होते हैं वो रहते हैं। दूसरा चित्र है कुएं का। कुआं जमीन को खुदवाकर बनाया जाता है। कुएं में जमीन के अंदर के रिसोर्स से पानी इकट्ठा होता है। कुएं का पानी इंसान को पीने के लिए और खेती को सिंचने के लिए होता है। तीसरा चित्र है झरने का। झरना ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों से बड़ी बड़ी शिलाओं से बहता हुआ नीचे मैदान में आता है। झरने का पानी मानव के सभी कामों के लिए उपयोग में लाया जाता है। चौथा है चित्र बादल का। जमीन पर जो पानी है उसकी भाप बनकर आकाश में चली जाती है, उससे ही बादल बनते हैं। बादल का पानी बारिश के रूप में जमीन पर गिरता है। वही पानी नदी, नाले, कुएं, तालाब या समुद्र में मिल जाता है और इसी पानी का मानव जीवन के लिए ही नहीं, मानव और प्राणियों के जीवन के लिए उपयोग में आता है। बादल ही पानी का मुख्य स्रोत है। और अंतिम चित्र है नदी का। नदी पहाड़ों से निकलती है और समुद्र को जा मिलती है। भारत में ज़्यादा गांव नदी के किनारे बसे हुए हैं। नदी का पानी मानव और प्राणियों के जीवन के लिए उपयोगी होता है। नदी से बाहर रहने वाले प्राणियों के उपयोग में आता है। वैसे ही नदी के पानी में बहुत सारे जलचर भी होते हैं। इस प्रकार मैंने पांचों चित्रों के बारे में जानकारी दी है। वाचन जगत में कहा गया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की आत्मकथा का अंश पढ़कर चर्चा करो, यानी उनकी जीवन की एक घटना का यहाँ मैंने उल्लेख किया है। APJ अब्दुल कलाम 15 अक्टूबर 1931 में तमिलनाडु के रामेश्वर में हुआ था।
एपीजे अब्दुल कलाम बचपन से ही पढ़ने में एक मेधावी छात्र थे, जिस कारण वह अपने शिक्षकों के भी प्रिय थे। एपीजे अब्दुल कलाम बचपन से ही एक फाइटर पायलट बनना चाहते थे। गरीबी में जीवन जीते हुए उन्होंने अखबार बेचकर अपनी शिक्षा को जारी रखने का संकल्प किया। यह उनके जीवन का अंश है। मेरी कलम से अपने नाना नानी दादा दादी को पत्र लिखकर बताइए कि अपने मन की बात खोल लिखकर बतानी है। तो देखो, मैंने यहाँ शुरुआत की है आदरणीय पूज्य दादाजी ऑब्लिक नाना जी। इसी प्रकार जहाँ जहाँ मैंने दादाजी लिखा है वहाँ नाना जी लिखकर आप नाना जी को भी खत लिख सकते हो या दादाजी को भी पत्र लिख सकते हो। तो आदरणीय पूज्य दादाजी, सादर प्रणाम। मैं यहाँ ठीक हूँ। मुझे आपकी बहुत याद आती है। आपके साथ बिताए दिन याद आते हैं। दादाजी, आपने बताई कहानियाँ याद आती है। आपकी दिनचर्या मुझे बहुत पसंद है। आप जल्दी ही फिर मेरे पास आओ। आपके आने से मुझे बहुत खुशी होगी। दादी जी को भी प्रणाम। जल्दी आना, इंतज़ार करता हूँ। धन्यवाद। आपका ही पोता रमेश पूर्णवेल। इस प्रकार अपने मन के विचार दादाजी को पत्र लिखकर कहने हैं, वह कह दिए हैं। अब यहाँ जो कि बीच में प्रश्न आया था वह है प्राकृतिक संपदाओं की बचत करना आवश्यक है। इसके बारे में मैंने लिखा है, प्रकृति में उपलब्ध उपयोगी पदार्थ प्राकृतिक संपदा कहलाते हैं। संपदा यानी संपत्ति, जैसे सूर्य का प्रकाश, वायुमंडल, पानी, भूमि, सभी खनिज के साथ साथ सभी वनस्पति और वन्य जीव शामिल है। प्रकृति संपदा अगर नष्ट हो जाएगी तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। यानी इसके लिए प्राकृतिक संपदा को बहुत ज़्यादा महत्व है। मानव जाति और पृथ्वी के पर्यावरण की रक्षा के लिए इन संसाधनों के उपयोग को कम करने की आवश्यकता है। हम अपने स्वास्थ्य, खुशी और समृद्धि के लिए कई अन्य वस्तुओं और सेवाओं के लिए भी इन पर निर्भर है, यानी अवलंबित है। आप तो बहुत छोटी उम्र के बच्चे हो। आप प्राकृतिक संपदाओं से पानी, बिजली बढ़ाने की कोशिश करते रहना, पेड़ों की कटौती न होने देना। अपने सुखकर भविष्य के लिए हमें प्राकृतिक संपदा को बचाए रखना जरूरी है, और वह हमने बबलू के माध्यम से देखा है बच्चों। तो अब आया मैंने समझा। देखो बच्चे, हर पाठ की तरह इस पाठ में भी जो मैंने समझा यानी जन्मदिन पाठ कर आपने क्या समझा वह 2-4 वाक्यों में आपको लिखना है। वह काम आपको ही करना है, बाकी सब काम मैंने करवा दिया है। तो बच्चों, इस काम को पूरा करो और बार बार इस वीडियो को सुनो और पाठ को समझा लो। इसके बाद आपको यहाँ यह पाठ समाप्त होता है। आपको लेखन कार्य अच्छे सुंदर अक्षरों में आपकी नोटबुक में करना है, और यहाँ यह पाठ समाप्त कर मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगला पाठ है सोई मेरी छौनारी। यह कविता लेकर जल्दी ही मैं वापस आऊँगी। तब तक इंतज़ार में रहना। धन्यवाद बच्चों।